ओके। हेलो एंड नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग पार्ट 4 पे आ चुके हैं और हम लोगों को नेक्स्ट ट्रांसलेशनल मशीनरी और कह सकते हैं ऑलमोस्ट लास्ट ट्रांसलेशनल मशीनरी राइबोसोम्स के बारे में थोड़ी डिटेलिंग्स लेंगे आज के लेक्चर में। और हम लोग ने ये जो इमेज है ये पहले भी ट्रांसलेशन की आई थिंक फर्स्ट स्लाइड में देखा होगा। तो ये ध्यान में रहना चाहिए आज के लेक्चर जो हो रहा है। तो क्योंकि हम लोग राइबोसोम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स की बात की जाती है इट इज 70s राइबोसोम एंड द केस ऑफ यूकैरियोट 80s राइबोसोम। दिस एस denotes what? It's a सेविडवर्ग यूनिट है ये जो एक तरह से कह सकते हैं ये एस वैल्यू होती है। जितनी ज़्यादा एस वैल्यू होती है उतना ज़्यादा सेडिमेंटेशन वेलोसिटी होती है। कहने का सेंस ये है कि अगर हमने किसी ट्यूब में सेल्स लिए और उसके बाद हाई अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर अप्लाई किया यूजिंग अ टेक्निक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, तो जो ये यूनिट्स हैं ये अकॉर्डिंगली अपने सेडिमेंटेशन वेलोसिटी की बेसिस पे सेपरेट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो यहाँ पे 70s इस तरीके से बैंड्स जो होंगे दिखेंगे हमें, देन 50s 30s। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ओके 30s की जो साइज़ है या उस मास जो है मॉलिक्यूलर मास है उसके बेसिस पे ये इस तरह से हो रहा है। ठीक, बट द पॉइंट इज़ दैट कि ये उस बेसिस पे नहीं बल्कि उसके शेप और साइज़ के बेसिस पे ये सेपरेशंस हमें दिखते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम ये नहीं कहते कि 50s प्लस 30s तो 80s होना चाहिए ना, तो वो चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो हम इसके यूनिट की बात कर रहे हैं इट इज़ ऑलमोस्ट टोटली ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। ठीक, तो ये चीज़ सिमिलर चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। और और ये जो एस है ये जो हमारे थियोडर स्विडबर्ग थे उन्होंने इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन को इन्वेंट किया था, उसी के बेसिस पे ये एस यूनिट दिया गया है या एस नाम दिया गया है, एस यूज़ करते हैं टर्म। ओके, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो हमने उस समय भी कही थी कि जो ये राइबोसोम्स की सब यूनिट्स होती हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ, मींस राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है ये। तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन मींस इट इज़ मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कंपोनेंट। तो 50s सब यूनिट में कौन से आरएनए कंपोनेंट होते हैं और कितनी अप्रॉक्सीमेट प्रोटीन होती है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 50s में 5s और 23s, तो ये इनके क्योंकि इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक रोल होते हैं इसलिए ये याद रहना ज़रूरी है। 30s में कौन सा होता है, इट इज़ 16s राइबोसोमल आरएनए। सिमिलरली इन द यूकैरियोटिक केस 80s 60s और 40s की बात की जाती है। 60s mainly contains 5.8s 5s and 28s ribosomal RNA and approximate 49 proteins, 40s 18s ribosomal RNA and approximate 33 proteins। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि राइबोसोमल आरएनए की जो बात हो रही है, मैंने पहले भी बताया था कि जो मेन आरएनएज है हम आरएनए होते हैं एम आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टी आरएनए, ये जो है ये कैसे ट्रांसक्राइब होके, ये भी किसी डीएनए से ट्रांसक्राइब होके ये आरएनए बने होंगे। तो जैसे कि स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट के केस में और प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन अलग होता है। तो ये एक्चुअली किस तरह से इनकी सिंथेसिस हुई है ये ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक है, तो ऑब्वियसली ये उसी में डील किया जाता है।
ठीक, तो अभी फ़िलहाल हमें पूरे ट्रांसलेशन प्रोसेस पे ही फोकस होना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये इमेज भी देखी थी, इसे भी रिकॉल करिएगा कि जो भी मेन मशीनरी हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट हम लोग मेन मशीनरी पे फोकस हैं। तो इसमें क्या हम लोगों ने देखा जो टीआरएनए है, टीआरएनए पे सही है अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक जो इसका नेचर है टीआरएनए का, उसके अकॉर्डिंग जो है इसने लोड किया अमाइनो एसिड इसके 3 प्राइम एंड पे, और एमआरएनए यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से ये सभी इसने तो लोड कर दिया। फिर ये टीआरएनए आया राइबोसोम्स पर और वहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो ये क्या कर रहा है, 1 बाय 1 टीआरएनए आएंगे और अमाइनो एसिड यहाँ पे रिलीज़ करते जाएंगे, डिलीवर करते जाएंगे, और ये अमाइनो एसिड क्या बना लेंगे, एक पूरी पॉलीपेप्टाइड। यानी राइबोसोम ही वो जगह है जहाँ पे ये एमआरएनए और टीआरएनए आके पूरी पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती है। ठीक, तो यहाँ पे बस इस डायग्राम में हम लोग ने बात की थी कि क्या चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। तो प्लीज़ उसे एक बार फिर से ध्यान में रखें। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट राइबोसोम के बारे में, कि यहाँ पे लिखा है राइबोसोम रिकॉग्नाइजेस टीआरएनए बट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन करेक्टली एंड इनकरेक्टली चार्ज टीआरएनए। अब इस बात का सेंस सिंपल है, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि रिकॉग्नाइज कर रहा है पर डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है। बट इस पे वही है कि जब थोड़ा क्वेश्चन जब डिटेलिंग्स में आ जाता है तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो हम लोग थोड़ा इसको और नज़दीक से समझेंगे और आप देखेंगे कि हाँ या इट्स सो क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो अगर हम आपसे यहाँ अभी एक क्वेश्चन पूछें कि अगर हमने एक टीआरएनए लिया और उस टीआरएनए के ये 3 बेसेस होते हैं, राइट, तो यहाँ पे एक जगह म्यूटेशन कॉज कर दिया। ठीक, सो द क्वेश्चन इज़ कि ये जो टीआरएनए था, मान लेते हैं कि वो एलेनिन को एनकोड कर रहा है सपोज, ठीक है, एलेनिन उसको वहाँ पे ज्वाइन करना था, क्योंकि वो जो उसके पास एंटी कोडॉन है वो कौन सा कोड रीड कर सकता है, वो रीड कर सकता है एलेनिन। तो क्वेश्चन ये है कि अगर म्यूटेशन हो गया यानी ये एक म्यूटेंट टीआरएनए बन गया है, तो क्या अब वो एलेनिन को ही डिलीवर करेगा राइबोसोम पर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए? सो दिस इज द क्वेश्चन। तो अब हम लोग you can ask yourself, you can give a thought कि क्या आंसर होना चाहिए। तो आपका सबसे पहले दिमाग जाना चाहिए कि एक्चुअली में अगर देखा जाए अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो होता है वो क्या काम करता है, वो एक्चुअली टीआरएनए को डिटेक्ट करने का काम करता है, पर जो डिटेक्शन करता है वो एंटी कोडॉन के बेसिस पे नहीं करता है। ये आप एंजाइम के डिटेल्स पूरे बताए गए हैं, वहाँ पे अच्छे से देखिए। वो डिस्क्रिमिनेटर के बेसिस पर करता है, ठीक है, यानी एक डिस्क्रिमिनेटर बेस होना चाहिए। तो यहाँ तो म्यूटेशन हुआ नहीं है, तो यानी कि ये अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज क्या करेगा, करेक्ट यानी कॉग्नेट टीआरएनए को ले सकता है, और यहाँ पे क्या किया उसने एलेनिन को ऐड कर दिया। ठीक, तो अब राइबोसोम की बारी आई। अब यानी ये कहाँ जाएगा, अकॉर्डिंगली ये एमआरएनए है, ये सपोज मैंने लार्ज सब यूनिट भी बना दी है, दिस इज स्मॉल सब यूनिट। अब यहाँ पे ये जो अकॉर्डिंगली ये जाएगा तो क्या होगा, ये जो अमाइनो एसिड है ये यहाँ पे डिलीवर कर देगा, क्योंकि राइबोसोम जो है वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं कर रहा। जो काम करना था अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज कर चुका है, और इसीलिए कहा जाता है कि वो हाईली रिस्पॉन्सिबल है कि करेक्ट टीआरएनए से करेक्ट अमाइनो एसिड जुड़े। और कैसे ये मैकेनिज्म कंडक्ट करता है वो सारा हम लोग डिस्कस किए हैं अपने पिछले वीडियो में।
ठीक। तो यहाँ पे क्या बात आ गई कॉन्ट्रैरी की, राइबोसोम और जो भी उसके साथ की जो प्रोटीन्स हैं वो जो है बेसिकली क्या चेक करते हैं कि जो बेसिकली उनका काम क्या होता है, वो ये चेक करते हैं मीन्स कोडॉन और एंटी कोडॉन इंटरैक्शन पॉसिबली हो। ठीक है। तो अब कोडॉन और एंटी कोडॉन इंटरैक्शन हुआ या नहीं हुआ ये तो हम लोग और भी आगे देखेंगे, बट हम ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि इससे बहुत क्लियरली आप सोच सकते हैं कि कोई भी एनालिटिकल क्वेश्चन अराइज हो सकता है। और प्लस इसमें वोबल हाइपोथेसिस की बात जब आप पढ़ लेंगे तो वो भी आप लिंक कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है राइबोसोम कैन नॉट रिकॉग्नाइज अमाइनो एसिड। क्लियर। सो अभी हम लोगों ने ये बात देखी। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर मान लेते हैं एक और क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम लोग क्वेश्चन ये अराइज करते हैं कि the second question is suppose कि there is a kind of alanine, tRNA एंड एलेनिन। तो क्योंकि बात हुई है तो इसका मतलब क्या होगा, एलेनिन टीआरएनए एलेनिन, इसका मतलब ये है कि दिस इज अ चार्ज टीआरएनए जो कि क्या कैरी किया हुआ है, वो एलेनिन कैरी किया हुआ है एंड दिस इंडिकेट्स व्हाट कि ये कौन से कोड को रीड करने जाएगा। बट इफ सपोज ड्यू टू सम रिएक्शंस या मैकेनिज्म अगर इसको कुछ ऐसा कर दिया जाए कि यहाँ पे सपोज वैलिन टीआरएनए और अगर ये कर दिया जाए यानी वैलिन इस चीज़ के साथ इंडल्ज कर दिया जाए, अब इसको एक ऐसे सेल में डाला जाए जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिविटी चल रही है, तो क्या राइबोसोम पर ये टीआरएनए वैलिन को डिलीवर करेगा? तो यस, आप क्या कह सकते हैं, हाँ डिलीवर करेगा। क्यों डिलीवर करेगा? क्योंकि जबकि एलेनिन कोड वो रीड कर सकता है उसके बाद भी वो वैलिन को वहाँ डिलीवर कर देगा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं राइबोसोम इट डू नॉट रिकॉग्नाइज अमाइनो एसिड। ठीक। तो ये बात आती है कि ये जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो किसका जॉब है, ये जॉब है अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का। ठीक। तो ये इस तरह के चीज़ें हो सकती है, तो यू कैन गेट इट कि हाँ भाई कितना ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के पास क्या होती है, हाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है राइबोसोम के बारे में, वो ये है कि उसके पास पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है लार्ज सब यूनिट में, यानी 50S इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड 60S इन द केस ऑफ यूकैरियोट। और उसके पास क्या होता है, डीकोडिंग सेंटर होता है। ठीक है। डीकोडिंग सेंटर मीन्स जहाँ पे वो अप्रोप्रिएटली एडजस्ट होता है कि अप्रोप्रिएट जो टीआरएनए आ रहा है और कोडॉन और एंटी कोडॉन का वहाँ पे इंटरैक्शन हो। राइट। तो जाहिर सी बात है जो कोड हुआ है उसको डी कोड करने के लिए वहाँ पे टीआरएनए आ रहा है, और ये डीकोडिंग सेंटर जो है वो लोकलाइज होता है स्मॉल सब यूनिट के पास। ठीक। तो इतनी जानकारी के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा देखते हैं जस्ट अ जनरल मैकेनिज्म। ये जो इमेज है इसमें ये इमेज जो है ये राइबोसोम साइकिल के बारे में बता रही है। ठीक है। तो हम लोग अगर इसको देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, mRNA दिया हुआ है, और mRNA दिस इज सपोज 5 प्राइम 3 प्राइम, और यहाँ पे ये स्टार्ट कोडॉन और ये स्टॉप कोडॉन है, ये ओपन रीडिंग फ्रेम।
तो अगर हम लोग जनरल राइबोसोम साइकिल देखें, चाहे वो प्रोकैरियोट का केस हो या यूकैरियोट का केस हो, तो उसमें हम लोग अभी फ़िलहाल इसको बोलेंगे स्मॉल सब यूनिट, और अगर प्रोकैरियोट को एज्यूम करेंगे तो आप सोच सकते हैं इट इज़ 30 ईयर्स, एंड द केस ऑफ यूकैरियोट इट इज़ 40 ईयर्स सब यूनिट। तो सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट जो है वो जाके mRNA के पास, mRNA पे आप कह सकते हैं लोड होती है। उसके बाद ये जो स्मॉल सब यूनिट, और ये दिस इज स्मॉल सब यूनिट, दिस इज mRNA एंड दिस इज tRNA। तो इन्होंने क्या बना लिया, एक तरह से कॉम्प्लेक्स बन गया है। और ये जो tRNA है, tRNA है, क्योंकि ये अभी हम लोग कहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये स्टार्ट कोडॉन पे है, तो दिस इज इनिशिएटर tRNA, इनिशिएटर tRNA है। ठीक है, तो जैसे ही एक तरह से स्मॉल सब यूनिट mRNA और इनिशिएटर tRNA का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये रिक्रूटमेंट करता है लार्ज कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, दिस इज लार्ज कॉम्प्लेक्स। ये लार्ज कॉम्प्लेक्स आके यहाँ पे रिक्रूट होता है, फिर इंटरैक्शंस जनरेट होते हैं, यानी कि एक तरह से सिंथेसिस शुरू होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, बारी बारी से अकॉर्डिंग टू द कोडॉन, अब ये आगे बढ़ चुका है इस पिक्चर में, अकॉर्डिंग टू द कोडॉन tRNA अपने एंटी कोडॉन के साथ आता है, प्लस अमाइनो एसिड के साथ आता है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे ये अमाइनो एसिड अकॉर्डिंगली एक पॉलीपेप्टाइड बनाने लगते हैं। और जैसे ही स्टॉप कोडॉन एनकाउंटर होता है तो क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें डिसोसिएट हो जाती हैं। कौन सी, पॉलीपेप्टाइड आपको मिल गया जो कि सिंथेसिस किया गया है, देन स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट, तो ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गए हैं। और फिर से जब अब होगा तो फिर से ये साइकिल जो है रिज्यूम कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सिग्नल्स। तो ये हम लोग ने एक जनरल राइबोसोम साइकिल देखी, दैट कैन बी अप्लाइड बोथ टू द प्रोकैरियोट एंड द यूकैरियोट। अभी हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और देखें, तो यहाँ पे जो बात आ रही है, तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा डिस्कशन हम यहीं पर कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं ये जो अमाइनो एसिड हैं, इन अमाइनो एसिड के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो अगर हम सपोज दिस इज़ वन, दिस इज़ राइट, तो अगर हम लोग देखें तो इट्स लाइक NH2, then H और कार्बन, देन दिस इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड, और इस तरीके से हमें क्या मिलता है। तो ये हो गया, ये एक अमाइनो एसिड, देन नेक्स्ट सीक्वेंशियली अरेंज हमें दिख रहे हैं। तो द पॉइंट इज़ दैट कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं वो कैसे बने। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे ये जो tRNA है ये अमाइनो एसिड लेके आया और कहाँ पे इंटरैक्ट किया, कहाँ पे एंटर करेगा, मतलब ये दिस tRNA विल बी टर्म्ड एज अमाइनो एसाइल tRNA, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, या अभी जो तुरंत आ रहा है, या कह सकते हैं चार्ज tRNA, तो इसको हम लोग अमाइनो एसाइल tRNA कहते हैं। ये जो tRNA, यहाँ पे भी आपको एक tRNA दिख रहा है, ये जो tRNA है जिससे कि पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच्ड है, तो इसको हम कहते हैं पेप्टाइडल tRNA, राइट। तो देयर आर टू टर्म्स यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, पेप्टाइडल tRNA एंड अमाइनो एसाइल tRNA, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। तो अभी हम लोग देखें तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द लार्जर सब यूनिट। तो लार्ज सब यूनिट को करना क्या है, इन्हीं दो tRNA के बीच में क्या करना है, ये रिएक्शन कंडक्ट करवाता है। कहने का सेंस ये है कि इसके पास यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी क्या करेगी, इस वाले अमाइनो एसिड और इस वाले अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड का इस्टेब्लिशमेंट करेगी। तो इस प्रोसेस में होगा क्या कि एक्चुअली मैंने थोड़ा ये बना दिया, बट अगर हम लोग थोड़ा सा और एकदम क्लियरिटी के साथ इसको थोड़ा देखें तो क्या होगा कि जो tRNA यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो tRNA राइबोसोम्स पर कुछ एक्चुअली इस तरीके से होंगे,
दिस वे, राइट। यानी कि दोनों का जो 3 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम हो रहा है, 3 प्राइम जो एंड है वो एक पास में आएगा, राइट। तभी तो, क्योंकि यहाँ पे क्या लोकलाइज है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। तो ये क्या करेगा कि इनके बीच में यहाँ पे एक रिएक्शन कंडक्ट होगा कि इस प्रकार से ये पोजिशन्ड हो गए हैं कि ये अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसाइल, व्हाट इज दिस, ये क्या है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए, जो कि अभी अभी नया अकॉर्डिंग टू द कोड वो टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके आ रहा है। तो ये जो टीआरएनए है, इसके पास जो अमाइनो एसिड है उसका जो अमीनो ग्रुप होगा उसके पास होगा, ऑब्वियस सी बात है कि हम बना सकते हैं, इट विल बी लाइक दिस। ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ऐसा कुछ होगा, राइट। तो ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है इसका ये अमाइनो ग्रुप, इसके पास इसका कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, उस कार्बोक्सिल ग्रुप पे ये अटैक करेगा, राइट, यहाँ पे। यानी ये जो अमाइनो एसिड है इसके कार्बोक्सिल ग्रुप पे ये अटैक करेगा और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उस पिक्चर को हम लोग यहाँ पे और क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे कि ये इनकमिंग जो अमाइनो एसिड टीआरएनए है, सपोज मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है कि वो ग्रीन, राइट, वो जो अमाइनो एसिड लेके आ रहा है, प्लस ये जो प्रीवियसली अटैच्ड हो चुके हैं अमाइनो एसिड विद दैट सेम रेगुलर प्रोसेस, बट अब हम देख रहे हैं कि एक नया इनकमिंग जो है वो कैसे अटैच होगा। तो हमने कहा जिस पे पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी हुई है जिस टीआरएनए से, वो पेप्टाइडल टीआरएनए और ये अमाइनो एसिड टीआरएनए है। और यहाँ पे 50S सब यूनिट के पास क्या होता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे इसका जो अमाइनो ग्रुप है वो कार्बोक्सिल ग्रुप पे अटैक करके ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि ये वाली जो चेन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ दिखेगी कि यहाँ पे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे भाई बॉन्ड टूटेगा इसका और ये ग्रीन वाला इस रेड से अटैच हो गया है, आगे जैसे फिगर में दिखाया गया है। बट एक्चुअली में ये अमाइनो एसिड टीआरएनए से जुड़ा हुआ अमाइनो एसिड ये टूट करके इससे अटैच नहीं होता, बल्कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, बल्कि क्या होता है कि यहाँ ये जो है, ये जो बॉन्ड है, यानी ये जो पेप्टाइडल पूरा पॉलीपेप्टाइड जो इस टीआरएनए से जुड़ी हुई है, यहाँ का बॉन्ड टूट करके ये पूरी चेन जो है इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी मैं रिपीट कर रही हूँ, ये वाली जो चेन है ये इस जो टीआरएनए से जुड़ी हुई थी, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज होता है और ये पूरी जो चेन है वो जाके इससे अटैच हो जाती है। यानी हम क्या कह सकते हैं, यानी पेप्टाइडल टीआरएनए वो ट्रांसफ़र कर रहा है इस जो अभी अमाइनो एसिड टीआरएनए लेके आया है उस पर ये पूरी चेन को ट्रांसफ़र कर रहा है। इसीलिए इस एंजाइम का नाम भी है जो ये रिएक्शन कंडक्ट करा रहा है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ट्रांसफ़र हो जाती है पेप्टाइडल टीआरएनए से कहाँ पर, अमाइनो एसिड टीआरएनए पर, ठीक। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो और जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी प्रकार का एटीपी या जीटीपी, किसी प्रकार के ट्राइफॉस्फेट्स नहीं इन्वॉल्व हुए हैं जो कि यहाँ पे इस बॉन्ड को एनर्जी दें इसको बनाने के लिए, बल्कि पहले ही, क्योंकि यहाँ पे जब ये अमाइनो एसिड ये वाला अमाइनो एसिड इससे जुड़ा होगा तभी एसाइल बॉन्ड में एनर्जी स्टोर हो जाती है। हम लोगों ने बात की थी वहाँ पे एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है जब कोई टीआरएनए चार्ज किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेकेज होता है तो ऑब्वियसली हमें एनर्जी मिलेगी और वही एनर्जी यूटिलाइज हो रही है इसके फॉर्मेशन में, हाँ, राइट।
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग और राइबोसोम, तो ये थोड़े से स्पेसिफिक चीज़ें जो हमें दोनों ही प्रोकैरियोट, जब हम लोग कम्प्लीटली शुरू करेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन, तो क्योंकि अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50-60% बातें समझ ली हैं, तो वो और बस सभी चीज़ों को वहाँ पे रिलेट करना होगा। तो अभी हम लोग और थोड़ा सा चीज़ों को देख लेते हैं कि राइबोसोम के पास हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी साइट्स होती हैं। ए साइट होती है, ये दिस इज ए साइड, दिस इज पी साइड एंड दिस इज ई साइड। तो आप इन डायग्राम से मैच आउट भी कर सकते हैं कि ये जो ए साइट पर कौन एंट्री किया, ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए जो अभी जस्ट अकॉर्डिंग टू द कोडॉन स्पेसिफाइड, उसी को कोड अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड यहाँ पे उसने लोड किया। पी साइट पर क्या था, पी साइट पे ये पूरा चीज़ ऐसे लोकलाइज था। और ई साइट पे क्या होगा, अब जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो है ये टीआरएनए कौन वाला टीआरएनए, ये वाला ही टीआरएनए इस डायग्राम में यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। तो ये वाला टीआरएनए क्या किया, इस टीआरएनए ने अपना पूरा जो चेन अटैच थी उससे वो ट्रांसफ़र कर दी, तो ये अनचार्ज हो गया। तो ये कहाँ मूव कर गया, ये ई साइट पे मूव कर गया, तो एग्जिट कर गया, राइट। तो ये हो गई ई साइट, तो अमाइनो एसाइल साइट, पेप्टाइडल साइट एंड एग्जिट साइट। और अगर हमने इसको थोड़ा सा क्लोज ऑब्जर्वेशन देखें, तो यहाँ पे अगर हम ख़ास बात और जान लें, तो यहाँ पे जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी जैसा कि डिस्कस किया वो लार्ज सब यूनिट पर होती है। तो जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो सेंटर होता है वो एक्चुअली में वो पूरा आरएनए का ही बना हुआ होता है, राइट। और एक्चुअली में अगर हम लोग प्रोकैरियोट की केस की बात करें, तो वो जो एक्टिविटी होती है, जैसा कहा गया कि वो आरएनए की ही एक्टिविटी होती है, तो 23S राइबोसोमल आरएनए ऑफ द लार्ज सब यूनिट is the ribozyme, right, is the ribozyme actually which catalyzes the peptidal transferase reaction, ठीक। सो जो ये एक्टिविटी होती है, जो ये रिएक्शन कंडक्ट करा रही है, वो कहाँ पे है, 23S राइबोसोमल आरएनए के पास, ठीक है। सो ये ध्यान में रखिएगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज़ एमआरएनए, और ये जो एमआरएनए है, ये जो यहाँ एंट्री करता है उसके पास, एक्चुअली में अगर देखा जाए एमआरएनए, इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ काइंड ऑफ, यू कैन से, 2 चैनल्स, राइट। सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, कौन सी सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हैज़ 2 channels, or you can say somewhere it is written narrow tunnels, राइट। तो एक कौन सा होता है, एक एंट्री चैनल है जहाँ से ये एंट्री कर रहे हैं एमआरएनए, और एक एग्जिट चैनल होता है। 3 डायमेंशनल फिगर भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे क्या है कि ये 2 चैनल्स हैं जहाँ पे, और ये जो चैनल्स हैं, एंट्री और एग्जिट चैनल जो दिया हुआ है एमआरएनए का, वो किसके पास होता है, 30S राइबोसोम यानी स्मॉल सब यूनिट के पास ये होते हैं। 30S कहिए, या क्योंकि हम लोग अभी स्पेसिफिक नहीं है, तो स्मॉल सब यूनिट के पास ये 30S और सॉरी एंट्री और एग्जिट चैनल्स होते हैं, राइट। और लार्ज सब यूनिट के पास कौन सा चैनल होता है, एग्जिट चैनल ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये हो गया 30S सब यूनिट के पास एमआरएनए की एंट्री एग्जिट चैनल होती है, लार्ज सब यूनिट के पास इट कंसिस्ट ऑफ एन एग्जिट चैनल फॉर न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे हम लोग यहाँ पे देख भी रहे थे कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जा रही है, ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी होती जा रही है, और ये आगे बढ़ता जा रहा है, राइट। तो अगर हम लोग बात करें इसमें कि
कि ये जो mRNA है, हम लोग जानते हैं कि ये जो जो चैनल mRNA को क्या होना रहता है, पूरा ओपन अप होना होता है, क्योंकि mRNA इस तरह की कैपेबिलिटी भी रखते हैं कि वो हो सकता है आपस में ही किसी भी प्रकार का सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। पर ये चैनल इतना नैरो होता है, इसीलिए नाम ही है नैरो टनल या नैरो चैनल, कि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए कोई भी स्पेस नहीं रहता और ये ओपन अप रहते हैं। ठीक, तो द नंबर 1 पॉइंट रिगार्डिंग दिस इज इट। अब नेक्स्ट इज ये क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो mRNA है, P और A साइट के बीच में एक किंक का फॉर्मेशन होता है। दिस किंक इज ऑलमोस्ट यू कैन से 45 डिग्री पर इस तरीके से ओरिएंट होता है, और ये किंक का फॉर्मेशन जो है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मदद करता है कि जो अमाइनो एसाइल, क्योंकि अभी जो नया टीआरएनए मीन्स चार्ज टीआरएनए जो एंट्री करेगा वो अकॉर्डिंगली कैसे एंट्री करेगा, यहाँ पे जो कोडॉन डिस्प्ले होगा उसी के अकॉर्डिंग एंटी कोडॉन वो सेलेक्ट किया जाएगा और ये अमाइनो एसिड उसके अगेंस्ट लेके आएगा। तो ये जो है किंक ऑफ फॉर्मेशन ये मदद करता है कि ये जो पोर्शन है वो एग्जैक्टली ए साइट पर ही इस तरह से डिस्प्लेस हो कि जो उसकी अगल बगल वाले ये जो पोर्शन के कोडॉन्स हैं वो उस साइट में ओरिएंट ना हो, क्योंकि अभी किसको किसको डी कोड करना है, अभी इस एरिया को डी कोड करना है जहाँ पे वो किंग का फॉर्मेशन हुआ है, उस एरिया को डी कोड करना अभी सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो इसीलिए किंग का फॉर्मेशन है कि ये एरिया अभी कहाँ आ गया है, ये अगर ट्रिपलेट है तो ये बाद में आएगा, जब ये ट्रांसलोकेट होगा फिर से वो हो जाएगा। तो इसीलिए किंग का फॉर्मेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो पी और ए साइट है वो भी इस तरीके से डिस्प्लेस होते हैं, क्योंकि टीआरएनए को वहाँ पे क्या करना है, दोनों ही टीआरएनए आपस में किस तरीके से ओरिएंट होंगे, 3' साइड पे ओरिएंट होंगे, ताकि क्या किया जा सके, ताकि ट्रांसफरेज जो रिएक्शन होना है उसको किया जा सके। तो लगभग 28 डिग्री का एक दूसरे के कह सकते हैं अकॉर्डिंगली वो रहते हैं डिस्प्लेस्ड 28 डिग्री। क्लियर? सो अगर इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है गलत कोडॉन आ सकता है सामने, फिर गलत टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेके वहाँ पे डिलीवर कर देगा और वो रॉन्ग पेप्टाइड जो है वो बनेगी। सो दिस इज़ द थिंग कि कितना इम्पॉर्टेंट है, और सब की ए साइट है वो वैकेंट भी रहे प्लस प्रॉपरली डिस्प्लेस हो पाए, राइट। तो ए और पी साइट को मेंटेन करना, दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर द राइबोसोम। तो हम लोग क्या जान चुके, 60S राइबोसोमल आरएनए क्या होता है हम लोग पहले देख चुके हैं। इट इज़ द स्मॉल सब यूनिट। जो स्मॉल सब यूनिट होती हैं उनके दो रोल हमारे सामने आ गए हैं, एक कि वहाँ पे mRNA की बाइंडिंग साइट होती है, वो हमें दिख रहा है यहाँ पे, और दूसरी हमारे सामने क्या बात आई है कि जो 23S राइबोसोमल आरएनए होते हैं, यानी लार्जर सब यूनिट में जो राइबोसोमल आरएनए हैं वो जो है एक तरह से राइबोजाइम की तरह बिहेव करते हैं और पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और क्या बात की हम लोगों ने, और डी कोडिंग सेंटर होता है सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट के पास। ये जो डी कोडिंग सेंटर है वो क्या करता है, डी कोड करने में मदद कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप देख सकते हैं कि ए साइट जो है, ए साइट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ, ए साइट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट, और इसका काम क्या होता है, इट एक्सेप्ट एन एमाइनो एसाइल टीआरएनए, राइट। पी साइट क्या है, पी साइट भी कहाँ लोकेलाइज्ड है, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। इट इज़ composed of large and small subunit and is responsible for the formation of peptidal bonds.
ई साइट जो है इट इज़ composed only on, it is situated only on large subunit. और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ अनचार्ज्ड और डीएसाइलेटेड tRNA. ओके, सो ये जो लेक्चर था इट इज़ ऑल अबाउट द राइबोसोम्स कि कैसे कैसे यूनिट्स होते हैं, कौन से चैनल्स हैं, कौन सी एग्जिट साइट है, राइट, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि हम लोग को मैकेनिज्म समझने में भी हेल्प होगा. तो ऑब्वियस सी बात है वो सारे डिस्कशंस बार बार अब रिपीटेशन नहीं होगा. यहाँ पे भी एक तरह से ये जो डायग्राम है वो थोड़ा सा मैच करने की कोशिश की गई है कि 3 डायमेंशनल फिगर में भी अगर हम देखें जो बनाए गए हैं उसमें क्या होता है. इट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे ये रेड कलर में इंडिकेट कर रहा है ई साइट, द ग्रीन इज इंडिकेटिंग पी साइट, दिस पिंक इज इंडिकेटिंग द ए साइट. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये ग्रीन ने अपना जो पेप्टाइड है पूरा वो क्या पॉलीपेप्टाइड कहाँ शिफ्ट कर दिया, माइनोसाइल tRNA पे शिफ्ट करते हुआ ये दिखाया गया है. प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं एंट्री साइट, एग्जिट साइट, और ये कौन सी साइट है, यहाँ जहाँ से पॉलीपेप्टाइड ओरिएंट हो रही है ये है एग्जिट साइट पी साइट में, जो कि है इट इज़ फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस. ठीक है, यानी कि एक साइट है कि बस उसी चैनल से ही वो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज होके निकल रही है. ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम. फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन मैकेनिज्म. तो ये सारे मशीनरी वहाँ पे काम करेंगे. तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी इजी टास्क कि वो हम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा. Okay, thank you so much.